सोशल साइंस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता 4 ऑप्शंस हैं। ए सिंधु सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी ए और बी दोनों। इसका उत्तर है ए और बी दोनों। ए और बी इसका उत्तर है, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1921 में किया गया था। 1921-22, क्योंकि 21 में हड़प्पा का किया गया और 22 में मोहनजोदड़ो का किया गया। तो इसलिए ये, क्योंकि सरस्वती सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं वो हड़प्पा जो नगर है और एक मोहनजोदड़ो नगर है, तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहे हैं सिंधु सभ्यता के। इसलिए इसका जो उत्तर है वो 21-22 ही माना जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया सी, 2021-22। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तक सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रसार कितने किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इस तरह से हम पूरे सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में पूर्व से पश्चिम, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तक उसके एक्सटेंशन को, उसके विस्तार को समझने की कोशिश की गई है। तो इसका उत्तर होगा लगभग 1600 किलोमीटर। ईस्ट से और वेस्ट तक, पूर्व से पश्चिम तक सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रसार 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रसार कितने किलोमीटर है? ये उसका अपोजिट हो गया, यानी कि उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये 1400 किलोमीटर है। तो इस तरह से 1600 बाय 1400 किलोमीटर के एरिया में सरस्वती सिंधु सभ्यता विद्यमान थी और वो पुष्पित और पल्लवित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं? ये एक इससे संबंधित एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन उन्हीं से ये जुड़ा हुआ एक 1 मार्क का क्वेश्चन या एक MCQ क्वेश्चन भी बन जाता है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषता देखने को मिलती है? नंबर 1 प्रशासनिक भवन, नंबर 2 सार्वजनिक भवन, नंबर 3 अन्नागार, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि सरस्वती सिंधु सभ्यता में जब हमने खुदाई की तो उसमें हमें प्रशासनिक भवन भी मिले, क्योंकि दुर्ग मिला है। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें 2 प्रकार के दुर्ग मिले हैं। ठीक है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। तो एक प्रशासनिक भवन जहाँ से पूरा प्रशासन चलाया जाता था, दूसरा सार्वजनिक भवन मिले हैं, जैसे कि एक तरह से जो ग्रेट बाथ है या स्नानागार है ना, वो मिला है, जो कि पब्लिक प्लेस था। इसके अलावा अन्नागार मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर है उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में नालों को ढकने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर है पक्की ईंटों का।
सभ्यता सिंधु सभ्यता की खुदाई के बाद हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया नालियों को ढकने के लिए, है ना। पक्की ईंटें, पक्की ईंटों की नालियाँ, फिर उनको ढकने के लिए भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। 7वां प्रश्न है 19 सेंटीमीटर खंडित पुरुष की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है। ये 19 सेंटीमीटर एक पुरुष की खंडित पत्थर की मूर्ति है और ये कहाँ से मिली है। इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से मिली है। एक 19 सेंटीमीटर की एक पुरुष की प्रस्तर माने पत्थर, पत्थर की मूर्ति है, स्टोन स्टैच्यू है, छोटी सी स्टैच्यू है जिसकी जो लंबाई है वो 19 सेंटीमीटर है और ये खंडित है यानी टूटी हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में टीलों की संख्या कितनी है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में टीलों के बारे में मैंने बताया कि वहाँ 2 प्रकार के टीले होते हैं और एक टीला जो है पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में। जो पूर्व दिशा का टीला है उस पे एक दुर्ग होता है और उस दुर्ग में राजा और उसके प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं और जो दूसरा टीला है वो एक आवासीय क्षेत्र कहते हैं उसको, जहाँ पर आम नागरिक या आम जनता रहती थी। तो 2 प्रकार के टीले होते थे। प्रश्न नंबर 9 सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रायः टीले किस दिशा में मिलते हैं। तो अभी उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये टीले पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा यानी कि ए और बी दोनों इसके उत्तर हैं। एक टीला पूर्व दिशा में मिलता था और एक टीला पश्चिम दिशा में मिलता था, तो यानी दोनों दिशाओं में ही टीले मिलते थे। तो इसका उत्तर सी है, ए और बी दोनों। सरस्वती सिंधु सभ्यता के शासन को गणतंत्रात्मक विद्वान ने माना है। किस विद्वान ने उसको गणतंत्रात्मक माना है। सरस्वती सिंधु सभ्यता एक गणतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यह किस विद्वान का मत था या ये किस विद्वान का मत है। तो इसका उत्तर है हंटर महोदय। हंटर महोदय ने ये माना और उनका मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ का प्रमुख शासन का मुखिया या फिर इसको हम राष्ट्र प्रमुख कहेंगे। राष्ट्र प्रमुख जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो जहाँ पर राष्ट्र प्रमुख या संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए उसे हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो उस समय राजा को जो है लोग चुनते थे, ठीक है। तो इस तरह से वह एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ऐसा मानना है हंटर महोदय का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के साधारण निवासी किस क्षेत्र में रहते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के साधारण निवासी आवासीय क्षेत्र में रहते थे, यानी कि वह टीला जो पश्चिम दिशा में स्थित था उसे हम आवासीय क्षेत्र कहते थे। उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 12 सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था। व्हाट वाज द मेन मील ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पीपल। वो लोग जो है दोनों प्रकार का भोजन जो है खाते थे, जिसमें शाकाहारी भोजन भी था और मांसाहारी भोजन भी था। तो यानी कि वो दोनों थे, वेज और नॉन वेज। वो शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। तो इसका उत्तर सी है, ए और बी दोनों। 13वां प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग समय बिताने के लिए क्या कार्य करते थे। तो व्यक्ति कुछ ना कुछ जब खाली टाइम होता है तो उसको मनोरंजन कुछ ना कुछ करता है और मनोरंजन करके कुछ एंटरटेनमेंट करके अपने समय को पास आउट करता है। तो इसके लिए वो लोग शतरंज का खेल खेलते थे, नृत्य यानी नाच का काम, डांसिंग वगैरह करते थे, है ना, या फिर वो शिकार करते थे। तो इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी
शतरंज भी खेलते थे, नृत्य में भी वो भाग लेते थे और शिकार आदि भी करते थे। तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन का आंसर है डी। 14वां प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि के अत्यधिक विकास के क्या कारण थे? व्हाट वर द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन को एग्रीकल्चर बेस्ड अगर हम सिविलाइजेशन कहें तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह एक तरह से कृषि प्रधान व्यवस्था थी। हालांकि वह व्यापार भी होता था, ट्रेड करते थे लोग, और वहाँ शिल्पकार भी होते थे जो हस्तशिल्प में के द्वारा अपना जो है आजीविका चलाते थे। लेकिन अधिकांश जो लोग थे वो कृषि करते थे। तो इस तरह से कृषि प्रधान व्यवस्था जो है आर्थिक व्यवस्था थी। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि के अत्यधिक विकास हुआ था उस समय। तो उस कृषि के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जो है व्यवस्था तीन तरह की व्यवस्थाएं थी। वहाँ फसल बोने की विधि थी, वो अच्छी तरह जानते थे कि फसल कैसे बोया जाए, कैसे बोई जाए। बी, कृषि के उपकरण, उनके पास कुछ कृषि के उपकरण हमें जो है खुदाई में मिले हैं, जैसे कि पत्थर की दरांती मिली है और वहाँ एक कल्टीवेटर या हल का एक नमूना मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। तो कृषि के उपकरण और सिंचाई व्यवस्था, उनकी परफेक्ट जो है इरिगेशन सिस्टम था। तो इन तीनों कारणों की वजह से सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि का अत्यधिक विस्तार हुआ था। तो उत्तर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते थे? यानी कि जब वो व्यापार करते थे, अपना सामान बाहर भेजते थे या बाहर से सामान लाते थे, तो उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाते थे? मार्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 मार्ग होते हैं। एक स्थल मार्ग होता है, एक जल मार्ग होता है, एक वायु मार्ग होता है। तो वायु मार्ग की तो उस वक्त था नहीं, जल मार्ग और स्थल मार्ग था। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी है कि वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों, यानी कि समुद्री मार्ग भी और स्थल मार्ग भी दोनों का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, पत्थर की दरांती मिलने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसे मैंने पहले बताया था कि जब वहाँ पर सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई, तो एक पत्थर की दरांती प्राप्त हुई है और वो हुई है कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। इसका उत्तर है मेहरगढ़, ऑप्शन है सी। मेहरगढ़ से पत्थर की दरांती मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने व पीसने के प्रमाण किन वस्तुओं से मिले हैं? यानी ऐसी कौन सी चीज़ें या वस्तुएं मिली हैं जिनसे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वो लोग खाना पकाने व पीसने के कुछ जो है वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ से हमें चूल्हे मिले हैं। चूल्हे बताते हैं कि वो खाना पकाते थे। और पीसने के जो है एक रूप में सिलबट्टा वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इससे पता लगता है कि वो मसाले वगैरह जो है वो सिलबट्टे से पीस करके इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि चूल्हे और सिलबट्टे के मिलने से ये पता लगता है कि वो लोग खाना पकाते थे और पीसते भी थे। मिर्च मसाला जो है वो पीस लेते थे सिलबट्टे से। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की करते थे, शिवलिंग की करते थे। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, डी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वो पशुओं की भी पूजा करते थे, वृक्षों की भी करते थे और शिवलिंग की भी करते थे। एक पशुपतिनाथ भी था, उसकी भी वो पूजा करते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं, जिससे पता लगता है कि वहाँ पर लोग जो है खेतीबाड़ी करते थे और उनकी खेतीबाड़ी बहुत उन्नत थी, बहुत विकसित थी। तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से।
20वां प्रश्न है, व्यापार व यातायात के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? व्यापार और यातायात के लिए, यानी कि लोग कहीं जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर ट्रेड के लिए, वो किसका इस्तेमाल करते थे? तो ट्रांसपोर्टेशन साधन क्या हो सकते हैं? रेलगाड़ी हो सकती है, वायुयान हो सकता है, समुद्री यान हो सकते हैं, और बस ट्रक वगैरह हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त ना तो बस ट्रक थे, ना रेलगाड़ियाँ थी, ना हवाई जहाज़ थे। ठीक है, तो उस वक्त जो है व्यापार यातायात के लिए लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी, ये बुलक कार्ट। 21वां प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? वो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते थे? तो नंबर 1 ईंट उद्योग, नंबर 2 वस्त्र उद्योग, नंबर 3 उत्कीर्ण शिल्प उद्योग, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। वो ईंट उद्योग भी चलाते थे, वो वस्त्र उद्योग भी चलाते थे, और उत्कीर्ण शिल्प उद्योग भी चलाते थे। उत्कीर्ण शिल्प उद्योग होता है कि किसी पत्थर पर, लकड़ी पर या किसी धातु पर कुछ चित्र या अक्षर उकेरना। ठीक है, उसको कहते हैं उत्कीर्ण करना, इंस्क्रिप्शन। तो तीनों प्रकार की इंडस्ट्री वहाँ चलती थी, ईंट उद्योग, वस्त्र उद्योग और उत्कीर्ण शिल्प उद्योग। उपयुक्त सभी उसका उत्तर है। 22 कंकाल के साथ क्या सामान रखा जाता था? तो मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो मृत्यु जब हो जाती थी उसकी, तो वो जो है उसके साथ जब उसे कब्र में दफनाते थे तो उसके साथ वह मिट्टी के बर्तन रखते थे, कुछ आभूषण भी रखते थे और उपकरण भी रखते थे। तो उसका उत्तर उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। 23 सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस शक्ति की उपासना करते थे? है ना, तो इसका उत्तर है, क्या वो पितृ शक्ति की उपासना करते थे, या मातृ शक्ति की उपासना करते थे, या देव शक्ति की उपासना करते थे? इसका उत्तर है मातृ शक्ति की उपासना। ठीक है, तो ऑप्शन बी, मातृ शक्ति की वो उपासना करते थे, उसी की आराधना करते थे। 24 सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां कौन कौन सी थी? तो ऑप्शन ये ए है, पूर्ण समाधिकरण, यानी पूरी तरह से वो उसको दफना देना। दूसरा आंशिक समाधिकरण, कुछ हिस्सा दफना देना। या सी दाह संस्कार। ठीक है, और दाह संस्कार का मतलब जैसे कि शमशान में उसको, डेड बॉडी को जला देना। तो उस समय ये तीनों ही विधियां प्रचलित थीं। पूर्ण समाधिकरण भी था, पूरी तरह से डेड बॉडी को ज़मीन में जो है दफना देते थे। दूसरा आंशिक समाधिकरण, ये था कि कुछ समय के लिए डेड बॉडी को खुला छोड़ देते थे, और जब उसकी सिर्फ हड्डियां बचती थीं तो उन हड्डियों को ज़मीन में गाड़ देते थे। तो ये होता आंशिक समाधिकरण। और तीसरा था दाह संस्कार, यानी डेड बॉडी को जला देना, जैसे आज हिंदुओं में ये संस्कार होता है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। ये उपयुक्त सभी तीनों प्रकार की जो है संस्कार या अंत्येष्टि विधियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 25 सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सबों के सिर किस दिशा में रखते थे? तो वो सिर जो है अगर हम सिर की बात करें तो वो उत्तर दिशा में सिर रखते थे, और पैर जो है वो दक्षिण में रखते थे। सीधी सी बात है, उत्तर में सिर होगा तो पैर दक्षिण में अपने आप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के पतन के क्या कारण रहे थे? सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण विद्वान हैं या फिर जो जो है इतिहासकार हैं, वो इसके ऊपर भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कुछ का मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, बाढ़ और महामारी की वजह से, और विदेशी व्यापार में गतिरोध की वजह से। और इसका एक ऑप्शन भी है सभी। तो इसका उत्तर सभी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऊपर कारण दिए हुए हैं ये सभी सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के पतन के कारण माने जाते हैं। ठीक है, ए प्रशासनिक शिथिलता एवं जलवायु में बदलाव, बी बाढ़ एवं महामारी,
सी विदेशी व्यापार में गतिरोध। कुछ जो है इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी आक्रमण भी उस समय हुए थे, तो उस उन विदेशी आक्रमणों ने भी जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। तो इसका उपयुक्त सभी उत्तर होगा। किस नदी के सूख जाने के कारण सरस्वती सिंधु का पतन हुआ? तो ये सरस्वती नदी थी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये दो नदियों के बीच की बसी हुई सभ्यता है। एक तरफ सिंधु सभ्यता है, सिंधु नदी है, दूसरी तरफ सरस्वती नदी है। इन नदियों के आसपास जो नगरी बसे या बस्तियां बसी, उन्हीं को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये सरस्वती नदी जब सूख गई तो फिर ये इनका पतन हो गया, है ना। तो नदियों का सूखना भी इसका एक कारण माना जा सकता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में फैली महामारी की जानकारी हेतु कितने मानव कंकालों का अध्ययन किया गया? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में फैली महामारी की जानकारी के लिए 42 मानव कंकालों का अध्ययन किया गया, और 42 में से ये पता लगा कि 41 मानव कंकालों से पता लगा कि ये लोग जो है बीमारी से मरे थे, और बीमारी का नाम मलेरिया। ठीक है। हड़प्पा नामक परास्थल का उत्खनन किसने करवाया? हड़प्पा नामक परास्थल का उत्खनन दयाराम साहनी जी ने करवाया। हड़प्पा नामक परास्थल का उत्खनन कब करवाया? 1921। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो नीचे गए हैं। मोहनजोदड़ो नामक परास्थल का उत्खनन किसने करवाया? तो इसको हम RD बनर्जी कहते हैं, या फिर राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो कराया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा कराया। मोहनजोदड़ो नामक परास्थल का उत्खनन कब किया गया? ये 1922 में। हड़प्पा का 1921 में, तो मोहनजोदड़ो का 1922 में। और 35वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से MCQ या 1 वर्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 10वीं के NCERT सिलेबस का हिस्सा तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सी जो सरकारी नौकरी के लिए जो सेवाएं हैं, या उन सेवाओं के लिए जो टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों को ही पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों का आप बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको इस चैप्टर का पूरा जो है जानकारी आराम से हो जाएगी। तो इस वीडियो नोट को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।